हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति होती है आर्टिकल 72 के तहत, उसी को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी की इस वीडियो को। तो आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसके उत्तराधिकारी का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव होने से पहले, यानी जब चुनाव की तारीख होगी और शपथ लेने की तारीख होगी, उससे पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए और शपथ लेने के बाद ही पूर्व राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ेंगे और नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। यानी कि शपथ तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। आगे क्या लिखा है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा तो उसका अधिकतम कार्यकाल 6 माह तक होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है तो उपराष्ट्रपति को जो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के कार्यभार सौंपा जाएगा, उनका अधिकतम कार्यकाल 6 महीने होगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर हर हाल में राष्ट्रपति का चुनाव कराना है। अगर राष्ट्रपति की अकस्मात मृत्यु होती है या किसी कारणवश पद त्याग होता है या महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को आपदस्थ किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने तक कार्य कर सकते हैं और 6 महीने के अंदर चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 70। आर्टिकल नंबर 70 दोस्तों कहता है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो ऐसी दशा में कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका कौन निभाएगा, इसका निर्धारण संसद करेगा। मतलब अगर राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका कौन निभाएगा, इसका निर्धारण संसद करेगी। और दोस्तों, संसद ने इसके लिए एक व्यवस्था बना के रखी है, कानून बना के रखा है, जिसमें कहा गया है कि संसद ने कानून बनाकर यह व्यवस्था कर दी है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद से अनुपस्थित हों तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश निभाएंगे। इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं, उपलब्ध नहीं हैं, तो राष्ट्रपति की भूमिका एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश निभाएंगे, यानी कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसकी राष्ट्रपति की कार्यवाहक भूमिका निभाएंगे। और क्या ऐसा कभी हुआ है? जी हाँ दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 71। इसमें क्या कहता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद होता है तो अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाएगा। आर्टिकल 71 कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसके रिगार्डिंग अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। आगे दोस्तों, यदि राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव शून्य घोषित किया जाता है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध बने रहेंगे, यानी अवैध नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब दोस्तों, अगर किसी कारणवश निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद है और सुप्रीम कोर्ट अगर यह फैसला देता है कि राष्ट्रपति के चुनाव को शून्य घोषित किया जाता है, यानी चुनाव को रद्द किया जाता है, लेकिन मान लीजिए अगर 2 साल तक राष्ट्रपति ने कार्य अपना कर लिया है या 1 साल तक कर लिया है, तो जो कार्य उन्होंने किए हैं, जो फैसले उन्होंने लिए हैं, वो क्या शून्य हो जाएंगे? क्या उन फैसलों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन फैसलों को वैध माना जाएगा, लीगल रहेंगे, वो वैलिड रहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव रद्द हो जाएगा और फिर से निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्य वैध ही माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन कार्यों को भी शून्य घोषित कर दिया जाएगा, नहीं। आर्टिकल 71 का क्लॉज 2 क्या कहता है? राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जाएगा कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो
अगर कई राज्यों में शासन नहीं है, विधानसभा नहीं है, या किसी कारणवश वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है या फिर विधानसभा भंग हो गई है, तो इस प्रकार के मामले में उनका ऐसा नहीं है कि कई राज्यों में कम है, विधानसभा है ही नहीं तो हम उनका निर्वाचक मंडल अगर पूर्ण नहीं हो रहा है तो चुनाव नहीं होगा। नहीं, जितना निर्वाचक मंडल होगा उतने आधार पर चुनाव किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पद को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। चाहे 2 राज्यों में विधानसभा बची रहे या फिर बाकी सभी राज्यों में विधानसभा बची रहे, या और कोई कारण हो, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव अपूर्ण नहीं माना जाएगा। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव रोका नहीं जाएगा, निर्वाचक मंडल पूरा हो या ना हो। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है ऐसे पॉइंट से। अब दोस्तों देखते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति का क्षमादान। क्षमादान की शक्ति के बारे में इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, मेंस के क्वेश्चन भी बनते हैं डायरेक्ट। यूपीपीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था। आर्टिकल 72 और राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में अंतर करने के लिए आया था। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट भी यहाँ से मिलेंगे। दोस्तों, ब्रिटेन के सम्राट की भांति भारतीय राष्ट्रपति को भी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत न्यायपालिका के द्वारा दंडित किए गए व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन भारतीय राष्ट्रपति को यह शक्ति ब्रिटेन की सम्राट की तरह दया या कृपा के रूप में प्राप्त नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति को यह शक्ति संविधान के द्वारा प्राप्त है। यानी संविधान में उल्लेखित है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में, जबकि ब्रिटेन के जो सम्राट होते हैं उसके पास संविधान में लिखित नहीं है। वहाँ पर संविधान नहीं है, संविधान मौखिक संविधान कहते हैं वहाँ के संविधान को। वहाँ पर न्यायपालिका, वहाँ पर संसद ही सर्वोच्च होती है। राष्ट्रपति निम्नलिखित 3 प्रकार के व्यक्तियों को क्षमादान कर सकता है। 3 प्रकार के व्यक्तियों को क्षमादान कर सकता है। केंद्र की कार्यपालिका विधि द्वारा दंडित किए गए व्यक्ति को, सेना न्यायालय द्वारा दंडित किए गए किसी व्यक्ति को, या फिर मृत्युदंड पाए व्यक्ति को। यानी जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है उसको अगर माफ़ करना है तो राष्ट्रपति कर सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान के बीच में अंतर देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को 161। दोस्तों, राष्ट्रपति को 72 और राज्यपाल को 161 मिलान करने के लिए कई बार क्वेश्चन आते हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। अगला दोस्तों पॉइंट है, राष्ट्रपति सेना न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, राज्यपाल सेना न्यायालय द्वारा दंडित किए गए व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता। यानी सेना न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया गया है मृत्युदंड का या फिर कोई और, तो उसको राष्ट्रपति तो रद्द कर सकता है, लेकिन क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसा करने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। दोस्तों, नोट में पॉइंट है कुछ, देखते हैं। राज्यपाल केवल राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध दंडित किए गए व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड पाए गए व्यक्ति को क्षमा तो नहीं कर सकता, लेकिन लघुकरण, परिहार और कई प्रकार के क्षमादान कर सकता है। अब दोस्तों देख लेते हैं क्षमादान के प्रकार। दोस्तों, क्षमादान के निम्नलिखित 5 प्रकार बताए जाते हैं: लघुकरण, परिहार, विराम, प्राविलंबन और क्षमा। ये 5 प्रकार के क्षमादान बताए गए हैं: लघुकरण, परिहार, विराम, प्राविलंबन और क्षमा। अब देख लेते हैं इनको डिटेल में। दोस्तों, लघुकरण पहला है हमारा लघुकरण। इसका क्या मतलब है दोस्तों? सजा की प्रकृति को बदलना। यानी इसमें सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है, सजा का जो नेचर होता है उसको बदल दिया जाता है। जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल दिया जाए। यानी किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा दी गई है तो उसको मृत्युदंड को कठोर कारावास में या आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, ये एक सज़ा की प्रकृति में बदलाव हुआ, तो इसे लघुकरण बोला जाता है। अगला दोस्तों पॉइंट है परिहार। परिहार का मतलब है सज़ा की मात्रा बदल दी जाती है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ जो सज़ा है उसकी मात्रा को बदल दिया जाता है। जैसे 6 वर्ष की सज़ा को 3 वर्ष कर दिया जाए,
6 वर्ष की सज़ा को 3 वर्ष कर दिया जाए, 20 साल की सज़ा को 10 वर्ष कर दिया जाए, आजीवन कारावास की सज़ा को 20 वर्ष कर दिया जाए। इस तरह से परिहार के तहत सज़ा की मात्रा में बदलाव किया जाता है, लेकिन सज़ा की प्रकृति में लघुकरण के थ्रू परिवर्तन किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना, पेपर में ज़रूर आते हैं। नंबर 3 है विराम। विराम का मतलब क्या है दोस्तों? शारीरिक अवस्था या मानवीय तथ्य के कारण सज़ा में परिवर्तन कर दिया जाए। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसकी सज़ा में परिवर्तन कर दिया जाए, या फिर कोई गर्भवती महिला है तो उसकी सज़ा को आगे पीछे कर दिया जाए। इस तरह से, जैसे कोई गर्भवती महिला जब तक वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक सज़ा न दी जाए। इस प्रकार से बदलाव, इसमें विराम में बदलाव किए जाते हैं। तो हम 3 पॉइंट देख चुके हैं। लघुकरण में दोस्तों सज़ा की प्रकृति बदली जाती है, जैसे मृत्युदंड से कठोर कारावास में, और परिहार में सज़ा की मात्रा बदली जाती है, जैसे 6 वर्ष को 3 वर्ष कर दे, और विराम में शारीरिक अवस्था या मानवीय तथ्य के आधार पर सज़ा में परिवर्तन किया जाता है। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति हो, उसकी 20 साल की सज़ा को 10 वर्ष कर दी जाए, या फिर कोई गर्भवती महिला हो, उसकी सज़ा को आगे पीछे कर दिया जाए, मतलब उसकी सज़ा को डिलीवरी के बाद पूरी कराई जाए, या फिर उसकी सज़ा को कम कर दिया जाए। इस तरह से इसमें विराम में चीज़ें बताई जाती हैं। पॉइंट नंबर 204 है प्राविलंबन। इसका दोस्तों मतलब है, इसका प्रयोग केवल मृत्युदंड को अस्थायी रूप से टालने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका मतलब है, मृत्युदंड जैसे किसी व्यक्ति को मिल गई तो तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति उसकी तारीख को टाल सकता है अस्थायी तौर पर, स्थायी नहीं, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी तौर पर उसकी तारीख को रोक सकता है, और उसको दया याचिका वगैरह के लिए मौका भी मिल सकता है। इस तरह से, या केस में कोई अभी प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो राष्ट्रपति उस केस को, मतलब उस सज़ा को टाल सकता है। यहाँ पर सज़ा पूरी तरह से नहीं टली है, लेकिन सिर्फ अस्थायी तौर पर रोक दी गई है तारीख। अब दोस्तों है क्षमा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्षमा, पार्डन। तो दोस्तों क्षमा के अंतर्गत व्यक्ति को पूर्णतः दोष मुक्त कर दिया जाता है। सबसे बड़ा राष्ट्रपति का जो हथियार है क्षमादान में, वो ये है कि क्षमा के अंतर्गत राष्ट्रपति को पूर्णतः दोष मुक्त कर दिया जाता है। चाहे व्यक्ति ने 20 मर्डर किए हों या कुछ भी किया हो, अगर राष्ट्रपति ने उसे क्षमा कर दिया तो इसका मतलब है उसके किए गए जो आपराधिक कार्य हैं वो शून्य हो चुके हैं। यानी अब वह व्यक्ति बिल्कुल भी दोष मुक्त है, उसने कोई कार्य नहीं किया। इस तरह से समाज में उसे ट्रीट किया जाएगा अगर राष्ट्रपति क्षमा करता है, यानी पूर्णतः दोष मुक्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये क्षमा के प्रकार थे। अब कुछ आर्टिकल और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 74, राष्ट्रपति सलाह के लिए मंत्रिपरिषद है, मतलब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ये इसका उल्लेख है आर्टिकल 74 में। आइए देख लेते हैं जल्दी से दोस्तों इसको भी। आर्टिकल 74 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। याद रखना, एक मंत्रिपरिषद होगी जो सलाह देगी राष्ट्रपति को, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आर्टिकल 74 को संशोधित किया गया था। यानी कि जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तब इसको आर्टिकल 74 को संशोधित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। और क्या कहा गया था? और इसमें कहा गया था कि मंत्रिपरिषद की दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। यानी जो मंत्रिपरिषद सलाह देगा उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। ऐसा प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में आर्टिकल 74 में बदलाव करते हुए किया गया था। अब इसके दोस्तों काउंटर में अगला संशोधन होता है 44वां। 42 के बाद 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार नहीं थी और मोरारजी देसाई की सरकार थी। यानी इंदिरा गांधी के अपोजिट में जो सरकार थी, और इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिए गए जो कई फैसले थे उन्होंने इस संविधान संशोधन के द्वारा पलटे थे। तो इसको भी उन्होंने इसमें आर्टिकल 74 में भी बदलाव किया था। और ये बदलाव क्या था? बदलाव ये था कि आगे चलकर आर्टिकल 74 को पुनः संशोधित किया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को किसी अनुचित, मतलब अगर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई अनुचित सलाह दी जाती है, इमरजेंसी लगाने की सलाह दी जाती है, कई प्रकार की सलाह दी जाती है, तो
राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दोबारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। दोस्तों, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसा आपको बताया हमने कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह बाध्यकारी कर दिया गया था कि मंत्रिपरिषद की कोई भी सलाह राष्ट्रपति को माननी ही होगी, वह इसके लिए बाध्य है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसमें बदलाव ये किया गया कि अगर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा सलाह दी जाती है तो राष्ट्रपति एक बार उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, सिर्फ एक बार। और दोबारा से अगर मंत्रिपरिषद फिर से वह सलाह वापस राष्ट्रपति को भेजती है तो इस बार राष्ट्रपति को मानना होगा। आर्टिकल 74 का क्लॉज 2 है, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी या नहीं दी, और दी तो क्या सलाह दी, इस बात का परीक्षण न्यायपालिका नहीं कर सकती। यानी ये इंटरनल मैटर है कार्यपालिका का। आर्टिकल 74 का क्लॉज 2 कहता है मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी या नहीं दी, इस बात का परीक्षण न्यायपालिका नहीं कर सकती। ये पॉइंट याद रखना। आर्टिकल 77, देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। पॉइंट याद रखना, देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष माना जाता है। देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए गए माने जाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ताकि प्रशासनिक एकता में किसी प्रकार का कोई बिखराव ना आ सके, इसलिए सिर्फ राष्ट्रपति के नाम पर ही कार्य होंगे। आर्टिकल 78, राष्ट्रपति को सूचना की शक्ति। राष्ट्रपति यदि चाहे तो संघ से संबंधित किसी विधायी और प्रशासनिक सूचनाओं को प्रधानमंत्री से मांग सकता है, और प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह समय समय पर प्रशासनिक और विधायी सूचनाओं को राष्ट्रपति को अवगत कराए, यानी जानकारी लेने और देने से है। यदि किसी विषय के संबंध में किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है लेकिन उसे मंत्री परिषद के समक्ष नहीं रखवाया जाता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अपेक्षा कर सकता है कि उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएं। आर्टिकल 80, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो कि राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 80 के तहत भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य के लिए आते हैं, ये जाने जाते हैं। आर्टिकल 85 काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 85 के तहत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है, सत्र का सत्रावसान करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर सत्र को आहूत करता है, यानी सत्र को बुलाना और सत्र को समापन राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 85 के तहत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है, सत्र का सत्रावसान और आहूत, यानी बुलाना और समाप्त करना और पूर्ण रूप से मतलब विघटन कर देना, लोकसभा का विघटन कर देना और सत्र को बुलाना और सत्र को समाप्त करना, ये राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत करते हैं। और नोट में दोस्तों पॉइंट लिखा है कि राष्ट्रपति उपरोक्त समस्त कार्य अपने विवेक से नहीं करते बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखे राष्ट्रपति से रिगार्डिंग, और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने देखा राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी।